ले जाता है, कोई लम्स तो कोई नम्स। तो इतना बड़ा जाल है आपके कोचिंग सेंटर का, आइस कोचिंग सेंटर। तो वो 2 कमरे से हमने अपना कारोबार शुरू किया, अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया और बकाया पूरी फैमिली हमारी सिर्फ एक कमरे में जो है बाकायदा ये सफ़र शुरू किया 10 फरवरी से। तो ग्रेजुएशन की क्लासेस हमारी शुरू हुई थी बीकॉम पार्ट 1 की और पार्ट 2 के हवाले से। तो फिर उसमें ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सेशन में, बल्कि पहले ही शुरू के 3 मंथ्स के अंदर 72 जो थे हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हमने गैदर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह किया और हमारा कामयाबी रही। तो आइस कोचिंग स्टार्ट करने का मकसद या अपने आप को मुआशी इस्तेहकाम देना था या फिर खिदमत इंसानियत का जज्बा था? तो देखिए रीज़न मेरा यही था कि पहले तो मुझे अपने आप को मुस्तहकम करना है। जब हम मुस्तहकम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जब हमारे पास एक बड़ी अच्छी अमाउंट आएगी तो फिर जाहिर बात है फिर हम उस तरफ भी जा सकते हैं। तो समझता हूँ कि कॉलेज की में पढ़ाई ना होने की बिना पर ही कराची के अंदर कोचिंग सेंटर बहुत कम है। इस तरह ये लोग हमारे एजुकेशन को लगाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी वो माफी हैं, वो बस बटोर रहे पैसे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो ठीक कह रहे हैं? अच्छा सर, जदीद टेक्नोलॉजी जो है तालीम को बेहतर बनाने का है, क्या किरदार अदा कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट पियान लोधी। जाते हैं इनके स्टूडेंट एनएडी तो कोई लम्स, जाते हैं इनके स्टूडेंट कोई एनएडी तो कोई नम्स। आज की पॉडकास्ट में आ गए सर शम्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मशकूर हूँ आपका, आपने वक्त दिया हमें पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। सर शम्स, मैंने कहा आपको शेयर में कि आपके स्टूडेंट्स कोई एनएडी जाता है, कोई लम्स तो कोई नम्स। तो इतना बड़ा जाल है आपके कोचिंग सेंटर का, आइस कोचिंग सेंटर। तो मैं सवाल का आगाज़ से करूँ कि किस तरह आइस कोचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई? सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम शम्स कुरैशी है और मेरी जो तालीम है उस हवाले में थोड़ा सा ब्रीफ करूँ। मैंने मैट्रिक तो दारुल उलूम से किया था, सही। कराची दारुल उलूम से। फिर उसके बाद मैंने इंटर पास किया सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से। अच्छा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के हवाले से, चूँकि मेरे वालिद साहब जो है वो एफटीसी बिल्डिंग है, आपने देखा होगा, फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर है, उसमें 5th फ्लोर पे पाक लिबिया होल्डिंग कंपनी होती है, तो वो वहाँ पर जॉब करते थे उस वक्त। तो उनके कोलीग्स ने उनको मशवरा दिया कि आप एक काम कीजिए कि आप शम्स को जो है वो इंटर तो पास हो चुका है, अब इनको आप ग्रेजुएशन करवाइए डीएचए कॉलेज से। तो डिफेंस फेज़ 6 में ख़याबान राहत में डिफेंस कॉलेज है, तो वहाँ से फिर मैंने जो है वो ग्रेजुएशन मुकम्मल किया अपना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स के हवाले से एमकॉम में एडमिशन लिया। पैरेलल मैंने जो है वो एसीएमए के हवाले से भी जो है अपनी तालीम शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा एमकॉम मुकम्मल हुआ, एसीएमए मेरा मुकम्मल हुआ और फिर उसके बाद द स्पॉट पे मैंने यही फ़ैसला किया कि मुझे जो है वो अपनी कोचिंग की फ़ील्ड में ही आना है। तो कोचिंग की फ़ील्ड को फिर मैंने अपना, आप यूँ समझ लीजिए कि हमसफ़र बना लिया। सही। और ये बात है, आप समझ लीजिए कि 2000 की, ईयर नंबर 2000 में। और अभी बाय चांस ऐसा हुआ है कि आपसे मुलाकात चूँकि हो रही है, तो 4-5 दिन पहले ही फ़रवरी 10 यानी 10 फरवरी ईयर नंबर 2000 में, तो फिर हमारा जो है वो ये सफ़र शुरू हुआ इसका। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी सिल्वर जुबली अभी हुई है, 4-5 दिन हुए हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जर्नी का मतलब आपने क्या सोचा कि यार मैं इस स्टार्ट में आपने पूरा एक बड़ी बिल्डिंग में, जिस तरह हम देखते हैं माशाल्लाह आपकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है। तो स्टार्ट आपने एक बिल्डिंग से किया था, एक छोटे से कमरे से भी किया था? असल में ये भी एक पूरी दास्तान है। एक्चुअली सिलसिला ये था कि चूँकि जब मैंने जो है ना एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में कॉलेज के हवाले से ना, तो मेरे ज़हन में यही था कि बस मेरी यही फ़ील्ड होगी ना। सही। यानी मैं उस वक़्त कॉलेज में था, बीकॉम पार्ट 1 में था उस वक़्त ना मेरा। तो मेरे ज़हन में बस यही था कि यार मेरा सफ़र यही होगा बस। मुझे कोई जॉब नहीं करनी है, कोई और बिज़नेस नहीं करना है, बस मुझे कोचिंग सेंटर ही को लेके चलना है आगे। अच्छा, उस मकसद को साथ लेके चलते हुए फिर मैंने ये किया कि मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि अब्बू मुझे जो है ना आप कुछ अमाउंट दें। और मैंने अपने, जहाँ मेरा घर है, तो वहाँ पर मैंने 8-10 बिल्डिंग छोड़ कर ना, एक खातून है, मैडम थी वो, उनका स्कूल था सुबह में, मैंने उनसे बात की कि मुझे आपका ये जो आई मीन बिल्डिंग है ना, ये किराए पे चाहिए। तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के हवाले से कहा कि चलें सही है, आप जो है वो उसको कर लें। और उस वक्त के हवाले से बात करूँ तो 6,000 रुपये किराया तय हुआ हमारा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई फला डेट को आप आ जाइए और मुझसे चाबी ले लीजिएगा। सही। तो मैंने कहा कि चले सही है मैडम। फिर मैंने अपने पम्फलेट्स वगैरह तमाम रेडी करवा दिए। अच्छा, उस वक्त मेरे कोचिंग सेंटर का मैंने नाम रखा था क्रिसेंट कोचिंग सेंटर। तो क्रिसेंट कोचिंग सेंटर के हवाले से मैंने अपने पम्फलेट्स वगैरह अब्बू से जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि 3000 रुपीज़ लेकर वो पम्फलेट्स वगैरह तमाम के तमाम रेडी करवा दिए, तमाम चीज़ें हो गई। और जब मैं वहाँ पहुँचा चाबी लेने के लिए मैडम से, तो उनका रवैया बिल्कुल चेंज।
अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है ना, जो किराया तय हुआ है 6,000, तो ये बाय मिस्टेकनली हो गया था, और किराया तो आपका होगा 12,000 रुपये, सही। और नंबर ऑफ रूम मैं आपको 6 ही नहीं दे पाऊँगी, नंबर ऑफ रूम मैं आपको 4 दे पाऊँगी। तो उस वक़्त आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे पैरों तले जो है वो ज़मीन निकल गई कि यार ये तो, क्योंकि वो तो मेरा सफ़र एक बिल्कुल आगाज़ चल रहा था, ना मुझे कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई तजुर्बा था, कुछ भी नहीं था। तो वो एक, आप यूँ समझ लीजिए कि मतलब वो जर्नी मेरा स्टार्ट हो रहा था और वहीं पे एंड हो गया वो। मतलब यूँ समझिए शुरू भी नहीं हो सका। तो अभी भी वो तमाम पम्फ़लेट्स मेरे पास मौजूद हैं ऊपर मैंने इसको सेव किया हुआ है। तो बहरहाल भई ये जब हमारा मतलब एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि लॉस भी हुआ और एक तरह से बिल्कुल हम ज़ीरो पे खड़े हो गए आके। तो फिर उसके बाद 6-8 महीने के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हुआ, तो फिर उस वक़्त फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, अब मुझे ये जो कोचिंग सेंटर है, ये मुझे शुरू करना चाहिए अपने ही घर से। तो जहाँ हमारी रिहाइश थी, जहाँ इस वक़्त हमारा हेड ऑफ़िस है, लांडी नंबर 6 पर ना, आइस का हेड ऑफ़िस है, वही हमारा घर भी था पहले, रिहाइश थी हमारी। तो वहाँ पर हमारा ये जो है सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने वहाँ पे वालिद साहब से बात की, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था और फर्स्ट फ्लोर था ही नहीं वो। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि अब्बू, आप एक काम ये करिए कि हमारे पास इस वक़्त 3 कमरे हैं, 1 किचन है, 2 वॉशरूम हैं, जो भी है, तो मुझे 2 कमरे दे दीजिए इसमें से। तो एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था अब्बू के लिए, लेकिन अब्बू ने कोई हिचकिचाहट फ़ील नहीं की और वालिदा से बात करके मुझसे कहा कि सही है, तुम यहाँ से शुरू करो बेटा। तो वो 2 कमरे से हमने अपना कारोबार शुरू किया, अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया, और बकाया पूरी फैमिली हमारी सिर्फ़ 1 कमरे में जो है वो कैद होके रह गई। बड़ी मतलब एक जो एक कुर्बानी पेश की घरवाली एक कुर्बानी पेश की और उसको मैं कभी नहीं भूलूँगा, वालिद साहब की कुर्बानी को, ये सैक्रिफ़ाइस उन्होंने किया, वरना मैं नहीं समझता कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो बहरहाल अब मैंने बहुत तकूदू की, 24-24 घंटे, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे याद है कि हमने जब अपना ये सफ़र शुरू किया 10 फरवरी से, तो ग्रेजुएशन की क्लासेस हमारी शुरू हुई थी, बीकॉम पार्ट 1 की और पार्ट 2 के हवाले से। तो फिर उसमें ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सेशन में, बल्कि पहले ही शुरू के 3 मंथ्स के अंदर 72 जो थे हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हमने गैदर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा कामयाबी का सफ़र जो है वो शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने वाले साहब से कहा, अब्बू से कहा कि अब्बू आप एक काम करेंगे, अब देखें आपके सामने ही है, 72 स्टूडेंट्स कोई कम नहीं होते, और कामयाबी इसका मतलब है हमारे मतलब सामने ही है इस वक्त। तो फिर मैंने कहा कि अब्बू आप एक काम ये कीजिए कि फाइनेंस तो आप ही करेंगे, ज़ाहिर बात है, तो आप ये करेंगे, मुझे फर्स्ट फ्लोर बना के दें हमें आप। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम शिफ्ट हो जाएंगे और फैमिली हमारी पूरी दोबारा से ग्राउंड फ्लोर पे सेट हो जाएगी। फिर अब्बू ने मुझे फर्स्ट फ्लोर बना के दिया। तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो हम चले गए, शिफ्ट हो गए वहाँ पर, और वहाँ तकरीबन समझ लीजिए कि 1 डेढ़ साल के बाद फिर वो फर्स्ट फ्लोर हमारा मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट जो है मुकम्मल तौर पर फ़िल्ड अप हो गया, भर गया। अब क्या करें जनाब? तो फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ रहे थे मज़ीद। तो फिर मैंने कहा कि अब्बू अब मुझे ग्राउंड फ्लोर भी चाहिए, फर्स्ट तो है ही है, मुझे ग्राउंड भी चाहिए अब फिर। तो फिर वो ग्राउंड फ्लोर भी मुझे अब्बू ने दिया। अब्बू ने कहा कि भाई अब हम क्या करें? तुम तो बाहर निकाल रहे हो। उन्होंने कहा हमको एक काम करें, सामने जो है ना ये एक बाय चांस था ये कि मकान बन रहा था सामने, बड़ा अच्छा बन रहा था फर्निश्ड। तो फिर मैंने उससे जाके बात की, तो उन्होंने कहा कि चलें सही है, आप हमारा मकान किराए पे ले लीजिए। तो मुझे याद है उस वक़्त के 6000 पे ही बात हुई किराए के हवाले से, और वो किराया फिर मैं ही पे करता था। सही। तो वो हम वहाँ शिफ्ट हो गए फिर, और ये पूरी बिल्डिंग फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आइस के ज़रिए कंट्रोल आ गई। तो ये हमारा पहला जो कैंपस था ना, उसका नुक़्ता आगाज़ था लांडी नंबर 6 पे, हेड ऑफ़िस जो हमारा कहलाया, अभी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और 5 से 6 साल तक हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कैंपस चलता रहा। फिर सन 2005 में हमारा जो कैंपस था कोरंगी नंबर 3 पर, जो हमारा पहली ब्रांच थी, फिर हमने वो बनाई है उसको, फिर वो स्टार्ट माशाल्लाह आपके पूरे लांडी मतलब पूरा कराची के अंदर मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम लांडी पुरंगी में अगर देखें तो आइस कोचिंग्स ऑन द लीड है। सही है, सही है। तो मैं पूछूंगा कि आइस आईसीई की फुल फॉर्म क्या है? जी, अच्छा, अब ये भी एक बात है, पहले हमारा कोचिंग सेंटर का जो नाम था ना, वो फुल फॉर्म में ही था, यानी कि इसका मतलब था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। सही है। अच्छा, अब ये मैंने जब बैनर्स वगैरह बनवाए या पम्फलेट्स बनवाए या तमाम चीज़ें, तो उस पे ये इतना मतलब लॉन्ग नेम जो है ना वो काम कर नहीं पा रहा था। तो अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे थे, अब उनसे कोई कहे कि भाई आप कहाँ पढ़ते हैं, तो फिर उनको भी ये पूरी की पूरी जो है ना वो तवील एग्ज़ाम, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो फिर उसमें फिर मैंने ये किया कि इसको भी मेरे ज़हन में अचानक ख्याल आया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं कि इसका एब्रीविएशन ले लेते हैं। तो फिर हमने इंस्टीट्यूट का आई लिया, कॉमर्स का सी लिया, एजुकेशन का ई लिया, तो ये बन गया आइस। अच्छा, अब चूँकि आईसीई बन गया, तो आईसीई बज़ाते खुद एक नाम है आइस, तो वो जब से मशहूर हो गया आइस कोचिंग सेंटर। सर आपने पूरी बताई जर्नी किस तरह स्टार्ट किया आपने ना। राइट। तो आइस कोचिंग स्टार्ट करने का मकसद या अपने आप को मुआशी इस्तेहकाम लाना था या फिर खिदमत इंसानियत का जज्बा था? देखिए ये
दोनों बातें मैं समझता हूँ कि पैरेलल होती हैं। हम मतलब ना देखिए, हम अगर ये चाहेंगे कि मतलब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वेलफेयर के हवाले से काम करें, बहुत अच्छी बात है ये, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने तौर पर खुद मुस्तहकम नहीं होंगे माशी तौर पर, इकोनॉमिकली आप जो है वो डामाडोल होंगे, तवाज़ुन का शिकार नहीं होंगे, तवाज़ुन में नहीं होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप जो है ना खिदमत खल्क़ तो कर ही नहीं सकते ना। खिदमत खल्क़ करने के लिए मैं समझता हूँ कि आपको फाइनेंशियली तौर पर जो है अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। पीछे फैमिली का जो है मतलब फैमिली आपकी जो है वो प्रॉपर तौर पर जो है उसको अमाउंट नहीं मिल रही हो और आप अपना किचन चला नहीं पा रहे हों, दीगर खर्चे आपके पास पूरे नहीं हो रहे हों, तो मैं ये समझता हूँ जब तक अगर ये नहीं हो रहा होगा तो आप वेलफेयर की तरफ तो जा ही नहीं सकते ना। आप अपनी ही प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं माशी तौर पर अगर वही सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर आप वेलफेयर वाला काम तो कर ही नहीं सकते। तो मकसद मेरा यही था कि पहले तो मुझे अपने आप को मुस्तहकम करना है। जब हम मुस्तहकम हो जाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला जब हमारे पास एक बड़ी अच्छी अमाउंट आएगी, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर हम उस तरफ भी जा सकते हैं वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मकसद मेरा यही था कि हम अपने कोचिंग सेंटर के हवाले से एक काम ये करें कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके पास या 200 है या 500 हैं, तो उसमें से मैं ये समझता हूँ कि 10% स्टूडेंट्स कोटा ऐसा हो कि वो बच्चे हमारे पास मौजूद हों और उनकी फ़ीस आपने कम की हो 50% की हो, 30% की हो, 70% की हो, ताकि खिदमत खल्क़ का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रह सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने किया है और अब तक हम ये कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कितना गहरा असर है गवर्नमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स के ऊपर? प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जी, मतलब मैं समझा नहीं आपके जिस तरह कोचिंग्स वगैरह खुले हुए हैं आजकल, जो आगे की साइकिल बनी हुई है कि कॉलेज जाएंगे या इंस्टीट्यूट जाएंगे, कॉलेजेस है मतलब अच्छा जो कोचिंग जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो क्या कॉलेजेस ने बच्चों के ऊपर ये अच्छा इफेक्ट डाला है या फिर बुरा असर डाला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कॉलेजेस जितने चल रहे हैं, हमारे पास अगर हम चले बात करें पूरे सिंध की बात ना भी करें, पंजाब की बात नहीं भी करें, आप सिर्फ बात करें कराची की। देखिए, कराची के अंदर कॉलेजेस जितने मौजूद हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि 95% गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई अब ना होने के बराबर है। अच्छा, पहले तो ये था कि गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई होती थी, अभी भी शायद होती है थोड़ी बहुत, लेकिन अब वो टेम्पो नहीं है। अच्छा, अब कॉलेज के अंदर पढ़ाई जो हो रही है वो बॉयज़ कॉलेज में तो ना होने के बराबर हो रही है। तो कॉलेज के टीचर्स ने तो आप जो समझ लीजिए कि एक गैप खुद पैदा कर दिया, एक रूम पैदा कर दिया। अब उस रूम को किसी न किसी ने वो फिल अप करना था ना। अब जब पढ़ाई नहीं होगी और बच्चा जो है वो कॉलेज जाएगा और कॉलेज का ग्राउंड पूरा खाली है, क्लासेस पूरी खाली हैं, टीचर्स अगर मौजूद हैं तो वो ये देखकर कि जनाब 3 बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, वो नहीं पढ़ाते। तो अब इस कंडीशन के अंदर एक रूम बन गया, एक स्पेस बन गया। उस स्पेस को किसी न किसी को तो फिल अप करना था। तो हुआ ये कि फिर ज़ाहिर बात है कोचिंग सेंटर्स जो है वो मैदान के अंदर आ गए। तो अल्टीमेटली उनको कस्टमर्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई तो नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज के में पढ़ाई ना होने की बिना पर ही कराची के अंदर कोचिंग सेंटर बहुत कामयाब हुए। वरना हमारी तो अब इस वक़्त भी ये हाल है कि हमारा कोचिंग सेंटर मौजूद है, लेकिन हमारी इस वक़्त भी ये ख्वाहिश है कि अगर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई वाक़ईतन मेयारी पढ़ाई शुरू हो जाए, तो कोचिंग सेंटर जो है वो नायाब हो जाएँ। हाँ, हाँ, फिर कोचिंग सेंटर को अपने आप को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ और तरह की जो है वो सूरत-ए-हाल जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज में पढ़ाई ना होने की वजह से जो है वो कोचिंग सेंटर को तफ़वियत मिली है इस हवाले से। जिस तरह के लोग हर लोग जो है एलिगेशन लगाते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी है वो माफिया हैं, वो बस बटोर रहे हैं पैसे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, ये जो एक है ना कि जनाब प्राइवेट इंस्टीट्यूट माफिया हैं, ये ज़्यादातर जो है ना जो चीज़ मशहूर है वो मशहूर है स्कूल के हवाले से, है ना? अब स्कूल में आप ये देखिए कि होता क्या है कि मतलब अगर आप कोर्स ले रहे हैं, तो उस कोर्स के ऊपर भी पेरेंट्स से 20% 30% आप ले रहे होते हैं एक्स्ट्रा, तो जितने परसेंट भी होगा। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब व्हाइट डे, ऑरेंज डे, ये डे और वो डे, फ्रूट डे, वो बहुत सारी चीज़ें। अब पेरेंट्स जो हैं आपको मालूम है कि इस वक़्त जो महँगाई की सूरत-ए-हाल है, बच्चों की फ़ीसेस वो किस तरह से पे कर रहे हैं, सही है, वो जानते हैं। उसके बाद अगर स्कूल के ओनर्स ये तमाम के तमाम खर्चे जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब आज पेरेंट्स से वो डायरी के अंदर लिख के दे दिया कि आज जो है वो 200 रुपीज़ लेके आइएगा, आज 100 रुपीज़ लेके आइएगा, आज 500 रुपीज़ लेके आइएगा। स्पोर्ट्स डे हो रहा है तो उसके अंदर जो है वो जो उसका ड्रेस है वो आप जो है वो लाज़िम बच्चों को पहना के भेजिएगा। ये सारे खर्चे मैं समझता हूँ कि बर्डनाइज़ कर रहे हैं पेरेंट्स को, जिसकी वजह से फिर वो ये ख़्याल करते हैं कि स्कूल जो है वो एक डेफ़िनिटली क्या है, माफ़िया है, वो ये समझते हैं। पर तो सारे स्कूल ऐसे नहीं हैं और सारे कोचिंग भी ऐसे नहीं हैं। माशाल्लाह आपका भी स्कूल है, आपने भी वीडियो अभी स्टार्ट हुआ है हमारा। जी, जी, जी। तरह जिस तरह लोग अभी जिस तरह हमारे पास सिलेबस है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ये मतलब जो भी हमारा एफएससी का सिलेबस है,
बिल्कुल 1900 से चलते हुए आ रहा है, 1900 से। सही है, सही। क्या आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम से इस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, आप इसमें एजुकेशन फील्ड में हैं, कि आपने कभी चाहा कि इस कोर्स को तब्दील करने की अपील दायर की जाए? देखें, ये असल में मैं बताऊँ आपको कि जो कोर्स चल रहा है ना इस वक्त, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का बात करें या सेकंड ईयर कॉमर्स की बात करें या साइंस की बात करें, साइंस में तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन उन्होंने कर दी है, अब कॉमर्स में भी अब कहीं जाके हो रही है। वरना मैं बताऊँ आपको कि इंग्लिश की जो बुक थी, फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बात करें या फर्स्ट ईयर की बात करें, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, जो भी है, जो फैकल्टी भी है या सेकंड ईयर है, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 50-60 साल से यही बुक चल रही थी। हाँ, और मुख्तलिफ और बुक्स भी सेम चल रही थी। तो डेफिनेटली वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत मतलब ये कि बहुत नीड है इस बात की कि कोर्स को चेंज किया जाए। और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा नीड है कि कोर्स को जो है ना मुकम्मल तौर पर जो है वो चेंज किया जाए। अगर चेंज नहीं किया जा रहा तो कम से कम ज़रूरी तरमीम की जाए उसके अंदर। ये बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। तो ये सिलसिला है। अच्छा सर, जदीद टेक्नोलॉजी जो है तालीम को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा कर सकती है? जदीद टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि ये एक मतलब ऐसा टूल है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब आप देखें ना, जब यूट्यूब नहीं था, मतलब मैं अपनी बात करूँ अगर, कि जब ईयर नंबर 2000 में फरवरी 10 में हमने अपना कोचिंग सेंटर का आगाज़ किया, तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे, अब मैं अगर टीचिंग करने जा रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है मुझे अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब प्रिपेयर करना है तो यूट्यूब का ज़माना तो था नहीं उस वक़्त, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन जो है जो आम हुए हैं वो 2012, 13, 14 के बाद आम होना शुरू हुए हैं। अच्छा, यूट्यूब का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं उस वक़्त। तो अब टीचर्स को उस वक़्त तैयारी जो करनी पड़ती थी ना, वो करनी पड़ती थी सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक्स के ज़रिए। अब वो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, वो उनको जनाब उन्होंने प्रिंट आउट कर लिया। तो बहुत सारे टॉपिक्स थे कि जो नहीं मिलते थे उसके अंदर, लेकिन बस जैसे-तैसे बस वो समझ लें कि तैयारी हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। तो अब मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए जो है जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर मैं समझता हूँ कि सेल फ़ोन का जो है सिलसिला और फिर यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया, ये एक बहुत अच्छा डाल रहा है इम्पैक्ट। सही और ये बहुत सूटेबल है ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एज़ वेल एज़ टीचर्स के लिए। सर, ये सब जो हमारी न्यू जनरेशन है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी खास पैगाम आपका? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा पैगाम इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैं अगर पहले तो उसको कैटेगराइज़ करूँ, हमारे पास जितने बच्चे आते हैं डेफ़िनेटली उसमें गर्ल्स प्लस बॉयज़। अच्छा, बॉयज़ की रेशियो तकरीबन आप समझ लें कि 20% है, गर्ल्स की रेशियो 80% है। एक तो आप ये समझ लें 80 पर, अब गर्ल्स जो होती है ना, 80% गर्ल्स हमारे पास अगर आ रही हैं क्लास में, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 में से 40 तो गर्ल्स हैं। अच्छा, 10 बॉयज़ हैं। अब जो 40 गर्ल्स हैं हमारे पास ना, अगर आप कभी कोई टॉपिक पढ़ाएँ उनको, तो ध्यान से अगर कोई पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो वो गर्ल्स हैं। अच्छा, जितना आपने होमवर्क दिया, उन 40 गर्ल्स में से मैं समझता हूँ कि 70% गर्ल्स होमवर्क करके लेके आती हैं। ऐसा ही है। सही है ना? अगर थोड़ा-सा आपने डाँट दिया उनको, तो वो नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करेंगी, जिस पर उनको डाँट पड़ी है। अच्छा, बॉयज़ का सिलसिला है ही अलग। अब 10 बॉयज़ हैं क्लास के अंदर, अब 10 में से आप यूँ समझ लीजिए कि 10 में से मैं ये समझता हूँ कि शायद 1 या 2, शायद 2 भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि 1 का मतलब 10%। तो वो 10% बॉयज़ आपको मिल जाएँगे ऐसे कि जो शायद पढ़ने वाले हों, बकाया 9 बॉयज़ पढ़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे। उनको फिर आपको पढ़ाना कैसे है, वो एक बड़ा मुश्किल अम्र है। तो मेरा तो मैसेज यही है मतलब स्टूडेंट्स को, कि ये उनका क्रीम टाइम है। अब ज़ाहिर बात है, आपने मैट्रिक पास कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकंड ईयर में आ गए, ग्रेजुएशन में आ गए, ये 4, 5, 6 साल आपके वो हैं जो बहुत कीमती साल है, ये आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाले। तो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, आप इस स्टेज पे आके करें। वजह उसकी ये है कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर बहुत मेहनत की, तो ग्रेजुएशन के लिए आपका रास्ता हमवार हो जाएगा। और फिर ग्रेजुएशन में आपने मेहनत की, तो आगे मास्टर्स करने के लिए आपका रास्ता हमवार हो जाएगा। ये है कि 5-6 साल आपके बड़ी मेहनत के होते हैं। अब उन 5-6 सालों के अंदर आपने अगर मेहनत कर ली, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आसान हो जाती है। तो ये मेरा मैसेज है कि ये आपकी क्रीम टाइम है, ये क्रीम ईयर्स हैं आपके, या आपके मतलब वो ईयर्स हैं कि जिसमें आप अपना एक दिन भी ज़ाया नहीं कर सकते। सही। तो इसको मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ करें। सर, एजुकेशन को बेहतर बनाने में गवर्नमेंट ने कभी आपका साथ दिया? देखिए, एजुकेशन को बेहतर बनाने में गवर्नमेंट क्या साथ दे सकती है? गवर्नमेंट के तो आपको खुद मालूम है, इस इंस्टीट्यूशंस तो बिल्कुल आप समझते हैं कि बिल्कुल वो तो ज़ब्बू-हाली का शिकार हैं। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट है, वो अगर चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकती है इस हवाले से, लेकिन शायद नहीं करना चाह रहे, या क्या मजबूरी है उनकी, आई डोंट नो। सर, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, जो आपने इतना कीमती वक़्त दिया हमारी पॉडकास्ट के लिए। अल्लाह आपके कोचिंग सेंटर को और फैलाए हाँ, और आमीन। आपके स्टूडेंट्स तरक्की करें। अल्लाह बहुत शुक्रिया।
बहुत सी वतीन वजात ये हमारे पॉडकास्ट के मेहमान शम्स जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो इंशाल्लाह किसी आपसे नई पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।